नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी से उत्तराखंड के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सीएम ने राज्य के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकसित भारत 2047 के विजन में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के तत्पर है। सीएम धामी ने कहा कि विश्व के 27 देशों में प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। इससे सभी भारतवासी गौरवान्वित हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकनीकी शिक्षा विभाग की वर्चुअल समीक्षा बैठक में शिरकत की, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। आपको बता दें कि राज्य के युवाओं को औद्योगिक संस्थाओं की मांग के अनुसार अलग अलग ट्रेडों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए और एआई, रोबोटिक्स जैसे अत्याधुनिक विषयों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त हों। साथ ही तकनीकी संस्थानों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी रुड़की के सहयोग से कार्य किए जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए गए युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नियमित रोजगार मेलों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा शुरू हो गया है और इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कोई इसे केंद्र से बजट मिलने की उम्मीद से जोड़ रहा है, तो कहीं इसे कैबिनेट विस्तार को लेकर जोड़ा जा रहा है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं वे राज्य हित में ही प्रयास करते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि उत्तराखंड को कई विभागों से बड़ा बजट मिलेगा, जिससे विकास कार्य को गति मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो राज्य के लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। इस बार भी दिल्ली मंत्रियों से उनकी भेंट हो रही है। मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लिए भिन्न भिन्न विभागों के दृष्टिकोण से बजट आएगा और राज्य के विकास में वो कारगर सिद्ध होगा। वाली सीट 21 रामडी आनसिंह इस बार जो है राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र बनी हुई है। यहां से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया एक बार फिर मैदान में है। हालांकि विपक्ष की ओर से उन पर क्षेत्र की उपेक्षा के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच में हर खबर की टीम ने खुद पहुंचकर क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से बात कर जमीनी हकीकत जानी। क्या वास्तव में विकास हुआ? क्या जनता संतुष्ट है या बदलाव चाहती है? देखिए हमारे खास जो है संवाददाता अमित चौधरी की एक खास रिपोर्ट। जिला पंचायत क्षेत्र 21 रामड़ी आनसिंह पनियाली में लगातार यहाँ पर हर खबर की टीम घूम रही है और लोगों से जान रही है कि क्या कार्य जिला पंचायत सदस्य और जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष थी बेला तोलिया उनके द्वारा कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, और जो और अन्य प्रत्याशी हैं वो कितना यहाँ पर लोगों के बीच में पहले से रहे हैं और क्या यहाँ का माहौल है, वहाँ की जनता आखिर क्या चाहती है। ये बताइए, जिला पंचायत का चुनाव अब होने जा रहा है। जिला पंचायत की बात की जाए तो इस क्षेत्र में यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के तौर पर बेला तोलिया थी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी थी। पिछले अपने कार्यकाल में उनके द्वारा क्या कार्य हुए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कार्य किए गए और जनता आपको खुद बता रही है। आपको क्या लगता है, कुछ कार्य हुए हैं उनकी तरफ से? हाँ हाँ, क्यों नहीं हुआ है। इतनी स्कूल बनी है और लैट्रिन बाथरूम बना है जी। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए, यहाँ पर उनके द्वारा लोगों से भ्रमण, उनसे मिला जाता था, आया जाता था आप लोगों के पास, आप लोगों की समस्या सुनी जाती थी? हाँ, वो तो सुनी जाती थी, क्यों नहीं। बेला तोलिया के द्वारा जैसे कार्य किए गए हैं, क्योंकि आप उनके लिए कह भी रही तो है। हमारा सहयोग करेंगे तो हम उसके सहयोग करेंगे फिर आप। जी।
अच्छा, एक युवा वर्ग है, युवा वर्ग क्योंकि बेहद जरूरी होता है उनका राय जानना। एक गुड़िया है मेरे साथ। बेटी, अपना नाम बताओगे? मेरा नाम शोभा आर्य है। सुबह ये बताइए, यहाँ पर जो पंचायती चुनाव क्योंकि अब चल रहे हैं उत्तराखंड में, आप लोगों के पास भी तमाम प्रत्याशी पहुंच रहे होंगे। इस सीट में कौन सी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य के तौर पे हैं और किस क्या नाम है उनका? बेला तौलिया जी। उनकी तरफ से यहाँ पर कुछ काम किए गए हैं? हाँ, नहरें बनाई गई हैं, सड़कें बनाई गई हैं, लैट्रिन बाथरूम बनाए गए, सुविधा सब मिली है। बाकी वो आते भी रहते हैं बीच में मिलने। अगर यहाँ वालों को टाइम नहीं होता उनके वहीं चले जाते हैं मिलने। अच्छा, उनकी तरफ से और जो उनके प्रत्याशी हैं इस पद में, ये कहा जा रहा है कि बेला तोलिया ने कुछ काम नहीं किए हैं अपने क्षेत्र में और लोगों से वो कभी नहीं मिली। कितनी सच्चाई है इन बातों में? इन ये बातें तो उन पे झूठ कही जा रही है, जबकि यहाँ तो सड़कें भी बनाई गई हैं, नहरें भी बनाई गई हैं, लैट्रिन बाथरूम भी बनाई गई हैं, सारी सुविधा उन्होंने दे रखी है। अच्छा, बाकी जो और प्रत्याशी हैं वो कभी आए आप लोगों के पास मिलने? कभी वो आते रहते हैं, बीच में मिलने आते रहते हैं। बेला तौलिया जी खुद ही मिलने आई थी यहाँ। उनके अलावा जो और प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो लगातार आरोप लगा रहे अभी तक तो कोई नहीं आए। हैं? गुड़िया, आपका नाम जानना चाहूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम नेहा है। नेहा, ये बताइए, आप युवा हैं और वोट आपका है इस बार? हाँ। पहली वोटर के तौर पर किसको अपना यहाँ से आप जिला पंचायत सदस्य के तौर पर देखना चाहती हैं और क्या कार्य यहाँ पर बेला तोलिया उनके द्वारा हुए हैं? हाँ, हुआ है। काम हुए हैं? हाँ, काम तो हुआ है। गूल बनी है, सड़कें बनी है और लैट्रिन बाथरूम बने हैं। अच्छा, काम हुआ है। और जो अन्य प्रत्याशी हैं यहाँ पर, उनके किसी का नाम जानती हैं? नहीं नहीं, अभी तो नहीं जानती हूँ। तो क्या इस बार वोट किसको दिया जाएगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो बेला तौलिया जी को। एक 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 और है युवा वर्ग, उनसे जानते हैं। ये बताइए, पंचायती चुनाव चल रहे हैं, तमाम प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आ रहे होंगे। इस क्षेत्र की बात की जाए तो कि यहाँ पहले क्या दिक्कतें थी और किस प्रकार से दिक्कतें दूर हुई है? किस नेता ने यहाँ पर आकर के आप लोगों की सुध ली? यहाँ की सड़कें खराब थी जी तो सड़कें बनवाई थी जी। और नहरें खराब थी, यहाँ पानी भी आ जाता। हाँ, खले में। किसने काम किया है यहाँ पर? बेला तौलिया जी। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं, मैं पनियाली क्षेत्र में भ्रमण में था और हर खबर की टीम ने लोगों की राय जाननी चाहिए। लगातार हर खबर की टीम लोगों की राय जान रही है और यही जानने की कोशिश की जा रही है कि उनके क्षेत्र में क्या क्या काम यहाँ पर जिला पंचायत के अंतर्गत किए गए हैं और लोगों से राय लगातार जानी जा रही है। एक युवा वर्ग में साथ है। सर, जानना चाहूंगा, जिला पंचायत सदस्य के तौर पर यहाँ पर बेला तोलिया रह चुकी है और तमाम प्रत्याशी मैदान में है, तो इस बार का जो चुनाव है वो किस आधार पर आप लोग वोट डालने जा रहे हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य के द्वारा कुछ कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? और बेला तौलिया जी जो हमारी इस समय जिला पंचायत की फिर से सदस्य बनने जा रही है, उनने यहाँ गांव में, ग्रामीण में बहुत अच्छा काम किया है। आश्रम से रिलेटिव मंदिरों में आरसीसी रोडें बनाई है, गूले बनाई है, लैट्रिन बाथरूम, लोगों को सारी सुविधाएं जो उनसे हो पाती है उनने दी है। और इसलिए ये पूरा गांव इस समय तौलिया जी को ही वोट करने वाला है, बेला तौलिया जी को ही वोट करेगा। तो तौलिया जी ने काम किया है, रोड का है, लैट्रिन बाथरूम है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उनको ये चीजें मिली हैं। बात की जाए युवा वर्ग और है भैया, जिला पंचायत चुनाव अपने चरम पे पहुंच चुका है, तमाम तरह के प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आ रहे होंगे। इस बार किस प्रत्याशी को मौका देने वाले हैं? जिला पंचायत के लिए तो तौलिया जी हमारे बेला तौलिया जी। और ग्राम पंचायत से भी यही, मतलब प्रधान के लिए जब उठे थे वो यही से मतलब जीते हो और उन्होंने काम किए। ये बताइए, क्या क्या काम उनके द्वारा किए गए हैं? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि उनके द्वारा उनके क्षेत्र में काम नहीं किया गया। आप भी कहते हैं? हमारे क्षेत्र में तो किए गए उनके द्वारा काम, काफी काम हुए हैं, जितना मतलब होना चाहिए कर रखे उनने। रोड बनाई, मंदिर का निर्माण, ये टैंकियां दी, लैट्रिन बाथरूम दिए और भी वैसे भी हेल्प लोगों को किया है काम उनने। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पनियाली क्षेत्र में मौजूद हूँ, जो 21 रामणी आंसिंग पनियाली जिला पंचायत क्षेत्र पे आता है। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता इस बार चुनाव में किसको जीत का खुशी देती है और किसको हार का गम यहाँ से मिलता है। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, हल्द्वानी। उत्तराखंड सरकार इस बार मानसून सत्र को गैरसैंण में आयोजित करने जा रही है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और कुछ विपक्षी दल सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में हर निर्णय को लेकर स्पष्ट दृष्टि और नेतृत्व क्षमता है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही शुरू होने में अभी 1 माह का समय है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री न केवल सत्र की रूपरेखा बल्कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर भी निर्णय लेंगे। भट्ट ने गैरसैंण में सत्र कराने के फैसले को जनता की भावनाओं के अनुरूप बताया और मुख्यमंत्री का आभार जताया।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं। सदन की कार्रवाई अभी 1 माह शेष है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी विधिवत में घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र ग्रीष्मकाल राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं। आगामी 13-14 सितंबर को रामनगर में अखंड राजपूताना सेवा संघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन राजपूत बिजनेस समिट का आयोजन किया जाएगा, जबकि दूसरे दिन समाज में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी देते हुए अखंड राजपूताना सेवा संघ के ठाकुर आरपी सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को होने वाले समिट में केवल राजपूत समाज के उद्योगपति शामिल होंगे और 14 तारीख को देश समाज के हर जाति वर्ग को कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठाकुर आरपी सिंह दुर्गवंश है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं अखंड राजपूताना सेवा संघ का। मेरा नाम मैं दूसरे फोरम पे लिखता हूं डॉक्टर आरपी सिंह, चेयरमैन हूं आज का कर्मवीर सोशल फाउंडेशन। कार्यक्रम करने जा रहे हैं उत्तराखंड में 13 और 14 सितंबर को हम राजपूताना बिजनेस समिट और आज का कर्मवीर अवार्ड करने जा रहे हैं। 13 तारीख को राजपूताना अवार्ड होगा, 14 तारीख को आज का कर्मवीर अवार्ड होगा। राजपूताना अवार्ड में सिर्फ राजपूतों का को उसमें रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा जो बिजनेसमैन है, लेकिन कर्मवीर जिन्होंने अपने कर्म से इस हिंदुस्तान में अपना स्थान पाया है उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अभी तक हमारे फोरम से 8 पद्मश्री, 3 पद्मभूषण, 2 द्रोणाचार्य अवार्डी और 4 अर्जुन अवार्डी भी हमारे यहाँ अवार्ड ले चुके हैं। सावन माह में शिव भगवान के भक्त धर्मनगरी हरिद्वार से जल लेकर पहले सोमवार को गंतव्यों तक पहुंचे, जहां कांवड़ यात्रा के चलते एसडीएम चतर सिंह चौहान, पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों ने नादेही पुलिस चेक पोस्ट पर कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जहां पर एक तरफ एसडीएम ने कांवड़ियों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और ठहरने के लिए उचित प्रबंध के निर्देश दिए, तो वहीं दूसरी ओर एसडीएम ने पालिका प्रशासन से नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, नगर में व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने और नगर क्षेत्र में मीट मांस की दुकानें बंद रखने की अपील की है। कांवड़ को लेकर के आज सीओ साहब के साथ और जो थाने के पुलिस है कोतवाल साहब, उनके साथ पूरे जो रूट है हमारा कांवड़ का उसका निरीक्षण किया गया है और उस रूट पे जहां जहां सफाई की आवश्यकता है, बिजली की लगाए जाने की आवश्यकता है, उसको भी चिन्हित किया गया है। और नगर पालिका के ईओ और जसपुर और महुआ डाबरा के ईओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि उनको पूरे रूट पे प्रतिदिन सफाई करना है और सुबह 3 से 4 बजे के बीच में पर डे सफाई होगी, ये निर्देश उनको दिए गए हैं। जहां पर प्रकाश करने के लिए लाइट लगाई जानी है वह लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खानपुर पूर्व जिला पंचायत सीट हॉट सीट मानी जा रही है और इस सीट पर नामांकन से नाम वापसी तक कई दांव पेच देखने को मिले हैं। भाजपा के टिकट पाने वाले कई दावेदार लाइन में लगे हुए थे। इसी कड़ी में अमिता विश्वास पत्नी श्री सुदर्शन विश्वास को निर्वर्तमान जिला पंचायत सदस्य भाजपा से टिकट दिया गया है। वहीं 3 भाजपा के बागी उम्मीदवार मैदान में डटे रहे, तो वहीं भाजपा हाईकमान ने 2 लोगों को बैठा दिया है, पर एक भाजपा की बागी उम्मीदवार सुषमा हालदार किसी दबाव में न आकर मैदान में डटी हुई हैं। इस पर पूर्व विधायक राज ठकुराल ने समर्थन देते हुए कहा है कि मायालाल नहीं है जो लोकतंत्र के किसी भी को यहां पर बैठा दे। दम पर लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये लोग ब्लैकमेल कर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर, अब राजेश बजाज है तेरे बेटे के खिलाफ भी मुकदमा लिखवा देंगे, पर्चा वापस ले। उसने डर के मारे पर्चा वापस ले लिया। कितने लोगों को प्रताड़ित करोगे सरकार के दम पर? ये झूठ की राजनीति लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो तुम लोग, लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर रहे हो। कब तक ऐसा करोगे?
आज तुम्हारे सामने ये शेरनी की तरह हमारी बहन सुषमा हलदार आ गई है। सब लोगों ने तय कर दिया, गांव के सैकड़ों लोग आज मौजूद हैं और आज तय हो गया है सब लोग मिलकर सुषमा हलदार को चुनाव लड़ाएंगे और इस चुनावी समर में डट के जितना बन पड़ेगा सबके पैर छूने पड़ेंगे। देखिए, मेरा एक ही अपील है जनता से कि ये लोकतंत्र की जो हत्या करने वाले थे, जो लोग, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो अभी ऊंचे ओहदे पे जो बैठे हैं, तो मैं भी एक भाजपा कार्यकर्ता था और अभी भी हूँ और हमेशा शायद रहूंगा। तो इसी सोच के साथ मैंने भी पार्टी की सेवा की थी, संघ से जुड़ा था और मैंने भी जो है मेरा हक बनता था पार्टी से टिकट मांगने का, तो मैंने भी टिकट मांगा था। तो रायशुमारी में जो है 3 लोगों का नाम गया था, राजीव बजाज जी, सुखदेव हलदार और सुषमा हलदार और जो है सुदर्शन भाई जी। तो इन तीनों में से जो है सुदर्शन के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया और पार्टी जो है व्यक्ति विशेष के रूप में जो है उनका टिकट फाइनल किया गया है। आम जनमानस से कोई राय नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर आम जनमानस से अगर पार्टी राय लेती तो शायद ये नौबत नहीं आता। आज जो ये आप देख रहे हैं, एक निर्दलीय के नाते मैं आज चुनाव मैदान में हूँ। रुद्रप्रयाग के ठीक सामने पौड़ी जिले में लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। बता दें कि जिसमें करीब 6 से 7 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही लैंडस्लाइड में 2 व्यक्ति भी घायल हुए हैं। वहीं देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि आपदा सचिव से मुलाकात कर आपदा प्रभावितों की मदद को लेकर पत्र सौंपा है। साथ ही जिनके मकान पूरी तरीके से जो है ध्वस्त हो गए हैं उनके रहने और खाने की व्यवस्था की मांग की है। और साथ ही विधायक विनोद कंडारी ने लैंडस्लाइड में प्रभावित परिवारों के विस्थापन की मांग की है। वहीं आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि प्रभावितों को उचित मदद की जाएगी। साथ ही आपदा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लेगी। मैं आज सुबह ही जलगंज पहुंचा था और ये घटना उसमें मुझे पता जब चली तो तुरंत मैंने वहाँ पर जो है वहाँ के सदर पौड़ी एसडीएम से मैंने बात की और वहाँ पर जो है एक मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो अपने पन्नीदास जिनका उनके बेटे भी घायल हैं, वो भी घायल हैं, दोनों से मेरी वार्ता भी हो गई और 5-7 लोग जिनके मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। नगर पालिका की संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसलिए मैं तत्काल जो हूँ आपदा सचिव से मीटिंग करने आया हूँ कि तुरंत उन लोगों प्रभावितों को जो है लाभ पहुंचाया जा सके। और अभी मैं तुरंत जो है अभी मीटिंग करने के बाद तुरंत मैं क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, उनसे मेरी वार्ता हो रही है। उनसे भी अभी मैं तत्काल जो है थोड़ी देर में 2-3 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा देवप्रयाग में और उन लोगों से मुलाकात करने जाऊँगा। सरकार पूर्णतः उनके साथ खड़ी है और मैं भी इसलिए तत्काल अभी अपने सचिवालय में देखा, मैंने भी तत्काल इसकी मीटिंग आयोजित की। तत्काल जो है आपदा सचिव ने वार्ता की, जो संबंधित आपदा सचिव को निर्देश करने का मैंने काम कर दिया। माननीय विधायक जी अभी आए थे ऑफिस में, उनके द्वारा पूरी घटना से अवगत कराया गया। वैसे मेरे पास पहले भी जानकारी मिल गई थी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। उसमें पहाड़ी से मलबा आया, पत्थर आया और कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया है। बाकी जिनके मकान टूटे हैं उनको मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है और रहने की व्यवस्था की जा रही है। माननीय विधायक जी द्वारा ये अवगत कराया गया है कि ऐसे ऐसे उनका मकान नुकसान जो हुआ है उसमें मुआवजा की मांग की गई है। विस्थापन के लिए कहा गया है, एक्सपर्ट की टीम भेजने के लिए कहा गया है और जो लोग जिनका मकान टूटा है उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। उसके लिए जिले को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बता दें कि अब पंचायत चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह बांटने के लिए समय तय कर दिया है। बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने सिंबल बांटने पर रोक लगाई थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है एक बार फिर से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लग जाए, लेकिन अब हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है। इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि जिस तरह से कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है उससे साफ है कि चुनाव बाधित नहीं होंगे। अगर कोई किसी प्रकार की प्रक्रिया से असंतुष्ट है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन चुनाव अब होकर रहेंगे। देखिए, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव डिक्लेयर हो गया है और
हाईकोर्ट जिस तरह का स्टैंड लिए हुए इससे स्पष्ट लग रहा है कि वो चुनाव को बाधित नहीं होने देना चाहते हैं। आगे ठीक है, किसी को लगेगा कि चुनाव में जो नियमावली बनी है या जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जो भी निर्णय हुए हैं उन निर्णयों को लेकर कोई अगर असंतुष्ट होगा तो स्वाभाविक बात है, कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं, वो हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, उसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, वही अंतिम वर्डिक्ट होगा। लेकिन कुल मिला के चुनाव नहीं रुकने वाले हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर अपने आवास पर 1 घंटे के लिए मौन व्रत किया, जिसको लेकर बीजेपी ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कभी कभार बड़े बुजुर्गों का चुप रहना ही अच्छा होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हो सकता है उनके परिवार की अपनी समस्या हो, परिवार में विवाद के दौरान कभी कभी चुप रहना सही होता है, हो सकता है उनकी ऐसी समस्या हो कि उनको चुप रहना ही सही लगा हो। मेरी समझ में आता, लोग हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से क्यों ले सकते हैं? घर की समस्याएं भी हो सकती है, कई बार बड़े बुजुर्गों को चुप रहना ठीक होता है, घर के विवादों से निपटने के लिए घर में सब शांति बनाए रखते हैं, उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों लेते हैं? हरीश रावत जी को व्यक्तिगत जीवन नहीं है क्या? उसको भी देखना चाहिए, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, कोई स्थिति ऐसी बन गई होंगी कि उनको चुप रहना ठीक जगह होगा, तो इसलिए चुप होंगे। नहीं तो राजनीति में बोला जाता है चुप रहने से कुछ थोड़ा होता है, क्या मतलब है? सब जनरल सोचते हैं वो। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। ऐसे में सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एक बार फिर से बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती से उतरेगी और जीत की प्रबल संभावना है। साथ ही जिलाध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाएगा। महिला आरक्षण के अंतर्गत कई महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। देखिए, जीत की पूरी संभावना है। पंचायत चुनाव में हमारे जिलाध्यक्ष हैं और कुछ ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही हैं। 50% महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसमें कई महिलाएं जो हमारे संगठन से हैं वो चुनाव लड़ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के हालात इस प्रदेश में भाजपा सरकार ने करे हुए हैं, जो नाराजगी लोगों की है और जिस तरीके से लोगों को आज लग रहा है कि भाजपा की सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई उनको पूरा नहीं कर पाई, तो इसका जो पंचायत चुनाव है हम लोग भारी भरकम रूप से जीतने वाले हैं और इसका ये शुरुआत है 2027। अक्सर अपनी पोस्टों के माध्यम से सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मौन व्रत किया और कहा कि मां, मेरा यह मौन व्रत जो श्रावण के पहले सोमवार को उन लोगों को समर्पित है जो लोग आज पंचायती राज चुनाव की धांधली के शिकार हो रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता मनमाने तरीके से पंचायती राज एक्ट की अवहेलना कर रही है। जो संस्था चुनाव करवाने के लिए विधानसभा द्वारा अधिनियमित है, वह संस्था सत्ता के चंगुल में फंस गई। आगे उन्होंने कहा कि ये राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर तक यदि इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या होगी तो मां, यह राज्य के लिए बहुत घातक है, इसलिए मैंने यह मौन उपवास रखा है। ओम नमः शिवाय। मां, मेरा ये मौन व्रत जो सावन के पहले सोमवार को उन लोगों को समर्पित है मां, जो लोग आज पंचायती राज चुनाव की धांधली के शिकार हो रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। सत्ता मनमाने तरीके से पंचायती राज एक्ट की अवहेलना कर रही है। जो संस्था चुनाव करवाने के लिए विधानसभा द्वारा अधिनियमित है, वो संस्था सत्ता के चंगुल में फंस गई है। वो उसके तोते की तरीके से काम कर रही है। अभ्यर्थीगण परेशान हैं। उम्मीदवार पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं, कोई हाई कोर्ट में है तो कहीं कोई अलग अलग तरीके से अपनी गुहार लगा रहे हैं। ये
राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर तक यदि इस तरीके से लोकतंत्र की अवहेलना होगी, उसकी हत्या होगी, तो मां ये राज्य के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैंने ये मौन उपवास रखा और ये आपको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। न्याय करे मां। भगवान शिव को समर्पित श्रावण माह पहले सोमवार को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने ग्राम सभा बड़ी अंजनिया के टेढ़ा घाट में स्थित महादेव मंदिर में क्षेत्र तमाम श्रद्धालु महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो कि वहीं शिव मंदिर में सुबह सवेरे श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से माथे पर कलश रखकर खटीमा मुख्य मार्ग से कलश यात्रा निकालते हुए जो है झांकियां शारदा नहर तक जो है वहां पहुंचे और आकर महादेव विधिवत जलाभिषेक किया। और इस दौरान भगवान शिव की भक्ति से सराबोर श्रद्धालु भक्तों ने बम बम भोले के नारे लगाए। प्रथम हर हर महादेव। हमारी कलश यात्रा हमारे ग्राम बड़ी अंजनिया टेढ़ा घाट के सोमेश्वर महादेव शिव मंदिर से निकाली गई है और हम जल भराव के लिए जनकैया आए हुए हैं। जनकैया से जल लेके टेढ़ा घाट शिव मंदिर में हम जल चढ़ाएंगे और यह यात्रा हमारी 2023 में स्टार्ट हुई थी। महादेव की कृपा से, जो महादेव ने हम पे इतनी कृपा करी, हम सावन के प्रथम सोमवार को यह यात्रा निकालते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।